स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। कुछ दिन से मामला शांत था, लेकिन मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता के नारे आज एक बार फिर से बुलंद होने लगे। एक बार फिर नीतीश कुमार ने जोर लगाया है। नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश की है। उन्होंने आज एक मंच से सलमान खुर्शीद के सामने कांग्रेस को ही अल्टीमेटम दे दिया। नीतीश ने दावा किया कि कांग्रेस अगर उनकी बात मान ले तो मोदी को 100 सीटों पर समेट देंगे। नीतीश इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस ने बात नहीं मानी तो उसका जो अंजाम होगा उसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस पर ही होगी। नीतीश का दावा है कि उनके पास देश भर से विपक्षी नेताओं के फोन आ रहे हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस को यह मौका नहीं गंवाना चाहिए, सारे नेताओं को बुलाना चाहिए, एक एक करके सारे फॉर्मूले बनाकर मोदी को हरा देना चाहिए। समाधान यात्रा से लौटे नीतीश ने राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बहाने क्या क्या कहा है, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नीतीश कुमार अब नया फॉर्मूला लेकर आए हैं। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर, उद्धव ठाकरे, शरद पवार मिल जाएं तो बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटों का नुकसान हो सकता है, यानी मोदी सत्ता से बाहर। सबसे पहले सुनिए विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार को किसके फोन का इंतजार है। वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग इतना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। नहीं तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है। एक तरफ नीतीश विपक्ष के पीएम उम्मीदवार का चेहरा बनने का सपना देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ सियासी गणित कुछ और ही कहानी बयां करता है। लोकसभा में कांग्रेस के पास इस वक्त 52 सीटें हैं, जेडीयू के पास 16 सीटें, टीएमसी के पास 22 सीटें, केसीआर के पास 9 सीटें, शिवसेना उद्धव गुट के पास 6 सीटें हैं। कांग्रेस हमेशा ये कहती आई है कि बीजेपी को भले ही 303 सीटें मिली हैं, पर उनका वोट शेयर सिर्फ 37% है। बाकी के 63% को टुकड़ों टुकड़ों में पटा विपक्ष एक करने की बात कर रहा है। नीतीश कुमार के फॉर्मूले के हिसाब से चले तो बीजेपी 100 से कम सीटों पर सिमट जाएगी और बीजेपी को 203 सीटों का 2024 में नुकसान होने वाला है। नीतीश जिस विपक्ष के एकजुट होने की बात कर रहे हैं, वो विपक्ष पीएम के चेहरे पर कभी एकजुट नहीं रहा। ऐसे में सवाल ये कि क्या नीतीश का ये दावा सिर्फ हवा हवाई है। नीतीश कुमार का मानना है कि 37% वोट लेकर मोदी जो दो बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, 63% वोट मोदी के खिलाफ है। इस वोट को एकजुट कर लिया जाए तो मोदी को हराया जा सकता है। हर राज्य में हर सीट पर विपक्ष मिलकर लड़े, 1-on-1 की फाइट हो। जहां कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस लड़े, जहां रीजनल पार्टियां मजबूत हैं वहां वो पार्टी चुनाव लड़े। पैन इंडिया इसी फॉर्मूले पर 2024 में मुकाबला किया जाए। नीतीश बार बार यह कह रहे हैं कि कांग्रेस के बिना कोई फ्रंट नहीं बन सकता और वो थर्ड फ्रंट के बजाय मेन फ्रंट में शामिल होना चाहते हैं। नीतीश ये भी कह रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना है। इन सारी बातों का क्या इशारा है? नीतीश पटना में जो बोल रहे हैं उसे दिल्ली में कितना सुना गया है? उनकी आवाज हैदराबाद और कोलकाता तक पहुंच पाई या नहीं? 303 सीटें जीतकर लाने वाले मोदी को 100 सीटों पर समेटने का फॉर्मूला कितना सीरियस है और कितना इसमें पॉलिटिकल कैलकुलेशन है, कुरुक्षेत्र में आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ गया है। के शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अजय आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभिषेक झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। हमारे साथ अजय उपाध्याय जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और सुनील यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं अभिषेक झा आपसे। आप जेडीयू से आते हैं, ये फॉर्मूला किस आधार पर बनाया गया? लोग ज्यादा ये मान रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं नीतीश कुमार कि 203 सीटों का नुकसान करा देंगे, 100 के अंदर एनडीए को समेट देंगे। देखिए, ये कोई दिवा स्वप्न नहीं है, धरातल पर उतरने वाली बात है जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कही है। समझना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में आई थी और उनको मैंडेट मिला था, उन मुद्दों पर ये लोग टिक नहीं पाए, कुछ काम नहीं किया। आज देश की जनता के सामने इनकी सच्चाई आ चुकी है। और अगर देश के स्तर पर सभी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सभी जो प्रोमिनेंट रीजनल पार्टीज हैं वो एकजुट हो जाएंगी तो निश्चित रूप से इनको एक बड़ा चैलेंज मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने पहले भी ऑलमोस्ट सभी पार्टियों के प्रमुख नेताओं से बातचीत की। ये फॉर्मूला दे रहे हैं अभिषेक जी, ये आप फॉर्मूला दे रहे हैं या कांग्रेस पार्टी को डराकर उनसे से ज्यादा सीटें आप हथियाना चाहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिक्स में कोई डराने जैसी चीज नहीं होती और हम लोगों ने इस बात को नहीं कहा है कभी भी।
आपने देखा ना कि किस साफगोई के साथ हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। बहुत सारे लोग उनके बारे में भ्रामक खबरें परोसने की कोशिश करते हैं कि उनकी रुचि है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके लिए प्राथमिकता है विपक्षी दलों का एक प्लेटफॉर्म पर होना। जिस दिन विपक्ष के सभी दल एकजुट हो जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन हो जाएगा, हर कुछ तय हो जाएगा, तो आप देखिएगा कि जो संख्या हमारे नेता ने कही है वो संख्या आप लोग भी एग्जिट पोल के समय और जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे 2024 में, उस दिन आप लोग भी यही बात कह रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी के बताए रास्ते पर जिस तरह से विपक्ष के लोग एकजुट हुए, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार और भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। ये चीजें होने वाली है। के शर्मा जी के पास जा रहा हूं। के शर्मा जी, अभिषेक झा अपने नेता के बयान को तो दोहरा रहे हैं, लेकिन शुरुआत में कह रहे हैं जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन आपकी पार्टी सत्ता से बाहर, आप 100 सीटों के अंदर, जिस दिन ऐसा हुआ। के शर्मा जी, वो दिन कभी आएगा क्या विवेक जी? 2023 और 24 का सबसे बड़ा मजाक यदि कोई है तो विपक्षी एकता, और उस मजाक के सबसे बड़े हास्य कलाकार हैं तो वो है नीतीश कुमार। अभी आप कह रहे थे वो अल्टीमेटम देने गए थे, 6 महीना पहले वो चप्पल घस रहे थे दिल्ली में। ऐसा कोई घर नहीं बचा था कांग्रेस के अलावा जिसके घर में उन्होंने अपना चप्पल न रगड़ा हो। 6 महीने तक कोई जवाब नहीं आया तो आज चिरौरी कर रहे थे। अल्टीमेटम नहीं दे रहे थे, चिरौरी कर रहे थे। हमारे यहाँ यूपी बिहार में कहा जाता है चिरौरी करना जी। तो ये चिरौरी कर रहे थे वहां पर। तो ये वो हास्य कलाकार हैं। और जहां तक इनकी, मैं आज सुन रहा था 100 सीटों पर समेट देंगे। 17 साल ये मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार जी। एक बार इनके प्रवक्ता बता दें कि अपनी हैसियत से मुख्यमंत्री बने हो, एक बार पूरी मेजॉरिटी के साथ ये बने हो। बता देता हूं मैं, बिहार में अपनी मेजॉरिटी के साथ सरकार नहीं बना पाए। 2013 में जब आपसे अलग हुए थे, हाँ नहीं 2013 में आपसे अलग होकर अपने ही सुन लीजिए, शांति रखिए। मैं 2013 भूल गए होंगे जी। अपने दम पे नहीं थे, जोड़ के बने, सहमत के उससे लेकर बने। खैर, इसलिए मैं कह रहा हूं अपने बलबूते तो बिहार में सरकार नहीं बना पाते, और देश भर में सैक जो है ये सबको हरा देंगे। डिबेट में बीजेपी को 100 के आंकड़े में, अरे ठीक है भाई, उतनी उड़ान भरो जितनी हो सकती है। रही बात विपक्षी एकता की, तो मैं इतना ही बता दूं कि विपक्षी एकता एक बड़ा मजाक है जी। क्योंकि आज स्थिति ये है इनकी कि हर दल एक दूसरे को अपनी हैसियत बताने में लगा है जी। ये बता रहा है कि मैं तुमसे कैसे बड़ा हूं इसलिए तुम मेरे पास आओ। तो ठीक है, ये विपक्ष का ये ख्वाब देखना लोकतंत्र में और ये बातें करना, इसमें कोई दो मत नहीं, करना चाहिए, सबको स्वतंत्रता है जी। लेकिन जमीनी हकीकत को जान, जमीनी हकीकत कुछ और है। और होगा बिल्कुल विपक्षी एकता की, जिस एकता की बात करें वो संभव नहीं हो पाएगा। के शर्मा जी आप कह रहे हैं। अजय जी आपसे जानना चाहेंगे, अभिषेक झा कह रहे हैं कि 100, अभिषेक झा नहीं उनकी पार्टी कह रही कि 100 सीटों के अंदर हम समेट देंगे अगर कांग्रेस साथ आ जाए, लेकिन कांग्रेस को एक कैबिनेट मिनिस्टर और देने पर बिहार में इस वक्त सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। तो क्या 24 से पहले आपको वो एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या वाकई एक फॉर्मूला की तरह आप इसको देख रहे हैं? मुझे लगता है विवेक जी, ये कंट्रोल करने वाली बात नहीं है, कुछ हद तक उनकी सच्चाई है और 100 सीट ये आसानी से किया जा सकता है। 234 सीट उत्तर भारत का मैं देख रहा हूं, जिसमें यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इतना जोड़ दीजिए 234 सीट में आज भाजपा निश्चित तौर पे बहुत बड़े लीड के साथ है। लेकिन जो इक्वेशन बन रहा है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो हालात हैं, लोकसभा में जिस तरह की बातें हैं और जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जिस तरह से विपक्ष एक साथ होने की स्थिति में है, निश्चित तौर पे ये कोई दीवा स्वप्न नहीं है, सच्चाई है। जहां तक हमारे मित्र साथी ने कही अभी, दीवा स्वप्न नहीं कह रहे हैं आप, मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश, मायावती और राहुल जी एक साथ आ सकते हैं? देखिए, अखिलेश जी और बाकी जो विपक्ष के लोग हैं, यदि उनकी सही से रणनीति बनेगी तो उत्तर प्रदेश में भी कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय की तीनों पार्टियां एक साथ आ जाएंगी, आज की परिस्थिति अलग है। विवेक जी, और किसके नेतृत्व में आएंगे? विवेक जी मैं इस गठबंधन की बात कर रहा हूं, मैं किसी के फेवर की बात नहीं, मैं कह रहा हूं किसके नेतृत्व में आएंगे। अगर आप ये कह रहे हैं ये दिवा स्वप्न नहीं है, हम लोग फैक्ट पर बात करते हैं। आप बताइए कि क्या केसीआर के साथ कांग्रेस आएगी? विवेक जी मैं फैक्ट पर ही बात कर रहा हूं, लेकिन 10 सेकंड मुझे समय दीजिए जी, बोलिए। उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो निश्चित तौर पे अखिलेश जी की एक अपनी भूमिका है, और अखिलेश जी किसी भी स्थिति में भाजपा के साथ तो नहीं जा रहे हैं,
किसी भी स्थिति में मायावती जी भाजपा के साथ नहीं जा रही हैं, ना ही कांग्रेस जा रही है। बस इन तीनों को परिस्थिति आएगी, अभी वक्त है, अभी देखिएगा आगे आगे होता है क्या। हाँ, हमारे के शर्मा जी का एक बात का जरूर हम जवाब देना चाहेंगे। वो हास्य कलाकार की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है नीतीश कुमार वैसे राजनेता हैं जो लोगों को हर्दी गुर्दी लगाने में विश्वास करते हैं। हर्दी गुर्दी का बात तो समझ रहे होंगे, बिहार यूपी में इसका बड़ा महत्व है। विपक्षी एकता समय के साथ मजबूत होगा और कंक्रीट की तरह मजबूत होगा, जो कह रहे हैं कि नहीं होगा। ये आप देखिएगा, समय की बात है। विपक्षी एकता मजबूत होगा। मंत्रिमंडल की बात, सुनील जी के पास जा रहा हूं, निश्चित तौर पे मंत्रिमंडल को लेकर सुनील जी कह रहे हैं विपक्षी एकता मजबूत होगा। मैं आपसे वही सवाल ले लेता हूं, क्या बीएसपी एसपी कांग्रेस यूपी में एक साथ आएगी 2024 के चुनाव के लिए? और अगर आएगी तो तीनों पार्टी का मुखिया कौन होगा गठबंधन में? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं जी कि अगर कांग्रेस जैसी इतनी बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, अगर इस देश में 52 सांसद पर रुक सकती है तो भारतीय जनता पार्टी किस घमंड में है? अरे देश की जनता तय करेगी। आपने जितने एजेंडे रखे थे, जितने वादे किए थे, उनमें सब में जीरो हैं। क्या बेरोजगारी पर आप काम कर पाए? महंगाई पर काम कर पाए? क्या स्मार्ट सिटी बना पाए? बुलेट ट्रेन ला पाए? किसानों की आय दोगुनी कर पाए? अस्पताल बना पाए? जब आप कुछ नहीं कर पाए, इससे पूरा विपक्ष एक साथ आ पाएगा तो आप क्यों नहीं हार सकते? जी सुनील जी, इन मुद्दों पर पूरा विपक्ष एक साथ आ पाएगा? जहां तक सवाल नहीं, क्यों नहीं? जब देश, एक तरफ देश बिक रहा हो, एक तरफ देश को बचाने और संविधान को बचाने की बात हो, तो कौन देश को नहीं बचाना चाहेगा? मुझे लगता है आप लोग भी एक दिन आकर के देश को बचाने के लिए खड़े होंगे। ठीक है, देश का पूरा मीडिया देखिएगा, वो वक्त आएगा जब देश को बचाने के लिए मीडिया भी खड़ा हो जाएगा। अजय आलोक जी कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष और पूरा मीडिया एक साथ आ जाएगा, लेकिन सवाल वही है, आपसी मतभेद भुलाएं तो भुलाएं कैसे? अखिलेश, मायावती और राहुल एक तरफ आ जाते हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सवाल आ जाता है, ममता और लेफ्ट के गठबंधन का सवाल आ जाता है, कांग्रेस और केसीआर के गठबंधन का सवाल आ जाता है, तमिलनाडु में डीएमके एआईडीएमके के गठजोड़ का सवाल आ जाता है। इतने सारे सवालों को, इतनी चुनौतियों को पार करके कहते हैं विपक्षी गठबंधन तो होकर ही रहेगा 2024 के पहले, और मोदी को तो 100 के नीचे समेट देंगे। देखिए अजय आलोक जी, ठीक है सुनील जी मैं आ रहा हूं। अजय आलोक जी, लबोलुआब ये है कि देखिए, लबोलुआब ये है विवेक जी कि स्वयं का अहंकार इतना ज्यादा है सब कोई का कि ये अहंकार आपस में मिल नहीं पाते। और आज तो नीतीश जी ने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस जहां जहां मजबूत है खुद लड़े, तो इसका मतलब कांग्रेस बिहार यूपी में लड़ेगी ही नहीं, क्योंकि मजबूत ही नहीं है। क्योंकि अकेले जब कांग्रेस बिहार में लड़ी 2010 में तो 4 एमएलए थे, यूपी में इस बार अकेले लड़ी तो 1 एमएलए या 2 एमएलए हैं। तो इस तरह से अगर मिलजुल के त्याग करने की क्षमता कांग्रेस पार्टी में है तो निश्चित तौर पे गठबंधन हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि राजनीति बड़ी सस्ती हो रही है और लोग अपने वोट बैंक को, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को टारगेट कर रहे हैं। कल बहुत अफसोस हुआ जब नीतीश कुमार जी हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पे बोले। उनको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि विपक्ष का कोई नेता हिंदू राष्ट्र पे कुछ नहीं बोल रहा है सिवाय नीतीश कुमार और असदुद्दीन ओवैसी के। तो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे थे और क्या मंशा थी, ये जान के मुझे बड़ा खराब लगा कि स्तर कितना गिर रहा है। और ऐसे ऐसे स्तर और गिरते ही रहेंगे इलेक्शन आने तक। अब कितनी एकता होती है नहीं होती है ये तो आने वाला समय बताएगा। और दूसरी बात मैं बता दूं कि वोट परसेंटेज की जहां तक बात है, वोट शेयर की बात है, 37% और 63% खिलाफ है, तो इस देश में आज तक सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज राजीव गांधी को आया, वो भी 48%। आज तक कोई पार्टी 50% क्रॉस नहीं कर पाई। और आज तक कांग्रेस पार्टी उस 48% से गिरते गिरते आज 19% पे आ गई। और बीजेपी अकेले 37% पे लाई है, तो इनका तो चैलेंज ये हुआ कि बीजेपी को पहले 37 से आप 19 पे ले आइए। कैसे लाइएगा? तो वो सोचने का काम इनका है, न कि बीजेपी का है। बीजेपी अपना काम कर रही है। और आज की तारीख में मैंने पहले कहा कि एकता होने के लिए अहंकार छूटना जरूरी है। अहंकार छूटेगा नहीं। सलमान खुर्शीद का बयान आपने वहां देखा होता जी कि आई लव यू मैं भी कहना चाहता हूं, आई लव यू आप भी कहना चाहते हैं। दिक्कत है कि पहले कौन कहे। या तो इसमें अनुभव काम आता है या गैर अनुभवी काम आते हैं। मतलब कि पहल करने के वे भी अहंकार है जी। तो ये अहंकार खत्म कब होगा? बहन जी और अखिलेश में अहंकार कब खत्म होगा? राहुल गांधी और अखिलेश में अहंकार कब खत्म होगा? केसीआर का अहंकार कब खत्म होगा? उधर बंगाल में दीदी का अहंकार कब खत्म होगा? ना अहंकार खत्म होगा ना एकता होगी। अब मैं तो हमेशा बोलता हूं
विपक्ष मतलब पक्षी, विपक्षी, पक्षियों में एकता कभी नहीं होती। ठीक है, आप कह रहे हैं विपक्षी एकता नहीं है, पक्षी एकता है। मैं अजय आलोक से अजय आलोक बोल रहे थे, अजय उपाध्याय जी से सवाल ले लेता हूं। अजय उपाध्याय जी, सवाल यह है कि अगर आप जो जिस अलायंस की तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है, उसमें पीएम कैंडिडेट कितने हैं? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, तेलंगाना से केसीआर, इसके अलावा आपके तमिलनाडु से स्टालिन, कश्मीर से महबूबा मुफ्ती भी हैं, इसके अलावा अखिलेश भी हैं, मायावती जी भी हैं। आप इन सबों को एक मंच पर लाने की बात कर रहे हैं और यही सबसे ज्यादा चर्चा होती है कि इतने ज्यादा नेता हैं और हर नेता गठबंधन का मुखिया बनना चाहता है और सबसे पहले तो कांग्रेस को साइड में करो, रणनीति ये रहती है। अजय उपाध्याय जी, देखिए विवेक जी, आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि कई नेता हमारे पास हैं, अलग अलग दलों के नेता हैं, मजबूत नेता हैं। ये तो एक खूबसूरती है हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, विपक्ष इतना मजबूत है जो आपने पहली बार बात एक्नॉलेज किया है। लेकिन एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूं। अजय भाई ने कहा बार बार कि अहंकार है, अहंकार तो इस देश में सिर्फ एक आदमी का है, पूरा देश देख रहा है। अहम अहम अहम, मैं के अलावा कुछ नहीं। और कुछ समर्थक उनके हैं जो मोह के अलावा कुछ नहीं। सबको पता है देश में जो मूल मुद्दे हैं उन मुद्दों पर विमर्श होगा। इस बार मुद्दों पर चुनाव होगा, विपक्ष के लोग भी एक साथ उन मुद्दों पर आएंगे। वैकल्पिक राजनीति की तैयारी चल रही है, थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है। आप ये कह रहे हैं कि किसी ने नहीं कहा है कि वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट जायज है। जी अजय जी, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट की रेस में नहीं है? किसी ने नहीं, अभी तक कोई नेता मुझे नहीं लगता है कि आपके यहां या किसी पब्लिक डोमेन में आकर के बात रखी हो। हां, उनके समर्थक अपने अपने नेताओं की बात रखते हैं, उसी तरह जैसे मोदी जी के समर्थक मोदी जी के लिए रखते हैं, नितिन गडकरी के समर्थक उनके लिए ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं, राजनाथ सिंह के समर्थक राजनाथ सिंह के लिए भी बोलने वाले बोलते हैं। ये नेताओं के अपने समर्थक होते हैं, किसी पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा। लेकिन नेता प्रधानमंत्री के लायक सभी हैं, ये बात आपने अच्छी कही। विपक्ष यानी देश में प्रधानमंत्री का पद एक आदमी के लिए नहीं है, बहुत नेता हैं जो मैंने दावेदारी की बात की थी, लायक तो जनता तय करती है। अजय जी, मैंने दावेदारी की बात की थी, लायक कौन है नहीं है वो जनता तय करती है। के शर्मा जी आपको इस बात का जवाब देंगे। के शर्मा जी एकदम ठीक बात कर रहे हैं, ठीक बात कर रहे हैं। नहीं, मतलब आश्चर्य मुझे ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ये भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि ये कह पाए कि राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। बाकी तो अलग बात है, हमारे यहाँ तो एकदम निर्णय साफ है। वो हमारे यहाँ की बातें ना करें, अच्छा होगा। उनको यहाँ की समझ नहीं आएगी भाजपा की। हमारे तो सर्वोच्च नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और वो प्रधानमंत्री हैं और आने वाले समय के भी प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ कोई दुआभेज नहीं है। समस्या विपक्ष की है। समस्या विपक्ष की इसलिए है क्योंकि अब जैसे कि आज ही जो है विवेक जी, आज ही ममता बनर्जी की पार्टी की ओर से अभिषेक बनर्जी जी का बयान आया है, 2 इंटरव्यू हुए और वो खुलेआम दावेदारी कर रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है उनके नेतृत्व में जो है 2024 में हम चुनाव लड़ेंगे और वो हमारे लिए नेतृत्व करेंगे और वो चाहते हैं कि उनके नीचे लोग आए। तो आज एक अनार और 100 बीमार की कहानी जो है विपक्ष के अंदर है जी। और आप इसको देख भी रहे हैं। और हमने इसके पहले की भी मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसा कि कह रहे हैं तो 2000 अगर वो कह रहे हैं कि सभी साथ आ जाए तो 37% अगर में तो बहुत सारे प्रश्न छुपे हैं का मुकाबला हो जाएगा। सर ये तो वाली बात हुई, अगर में तो बहुत से प्रश्न हैं। यदि मेरी चाची के मूंछ होते तो क्या नहीं होते, ये तो वो वाली कहानी हो रही है। हमने 2014 का उदाहरण देखा है। 2014 से पहले भी सभी लोग हाथ मिला के खड़े थे। आपने कर्नाटक में वो फोटो देखा था ना, 22 दल एक पे जो है, एक जानी दुश्मन भी आपस में हाथ मिला के फोटो अप करा रहे थे। आपने कलकत्ता का वो दृश्य देखा था ना, वहां भी 20-21 दल हाथ मिला के फोटो अप करा रहे थे। क्या हुआ 2014 में? आपको दिखा गठबंधन? आपको 2019 में गठबंधन दिखा? क्या दिखा? मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये बड़ा मजाक है और इसलिए कहा कि इस दल में, विपक्ष में आज कोई नेता ऐसा नहीं जिसकी विश्वसनीयता बची हो। जब नेतृत्व ही कोई नहीं है जिसकी विश्वसनीयता हो तो समस्या ये है, जनता के सामने विकल्प वो खड़ा होता है जिस नेता का विश्वसनीयता हो। आप कह रहे हैं विपक्ष के पास विश्वसनीयता नहीं है कि ये कहना, अगर मगर आप ये कह रहे हैं विपक्षी गठबंधन की विश्वसनीयता नहीं है। किस लीडर की विश्वसनीयता बची? सुनील यादव जी से कमेंट ले रहा हूं, उसके बाद बाकी मैं सुनील यादव जी, ठीक है। लगातार जो हार हो रही है वो इसी कारण हो रही है। सुनील यादव जी, हाँ।
देखिए, आज उस पार्टी के नेता या प्रवक्ता कह रहे हैं कि देश में विश्वसनीयता नहीं बची। क्या प्रधानमंत्री जी की बात की विश्वसनीयता है? क्या ये स्वीकार कर सकते हैं आलोक जी? किसने कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे? 15 लाख की बात किसने कही थी? स्मार्ट सिटी की बात किसने कही थी? किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, ये बात किसने कही थी? देश का रुपया डॉलर के बराबर आ जाएगा, ये बात किसने कही थी? और अगर इनमें से कुछ नहीं हुआ तो कैसे आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी विश्वसनीय है? भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो नहीं करती, और जो नहीं बोलती वो जरूर करती है। यही इनकी विशेषता है। ये बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, लेकिन काम चुनिंदा घरानों के लिए, चुनिंदा लोगों के लिए, चुनिंदा समाज के लिए। तो मुझे लगता है एक बड़ा तबका देश का जो ऊब चुका है, जो ये महसूस कर रहा है कि देश भी पिछड़ रहा है, हम भी पिछड़ रहे हैं, देश भी बर्बादी की कगार पे जा रहा है, हम भी बर्बादी की कगार पे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में जी। सवाल यह कि ये मुद्दे आप 2022 मार्च में भी लेकर जनता के बीच गए, लेकिन जनता ने विश्वास तो उस तरफ दिखा दिया, आपकी बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया और आपको फिर 5 साल के लिए सत्ता से बाहर बैठना पड़ा। तो फिर आपके आरोप तो बेबुनियाद हो जाते हैं जब जनता उस तरफ मुहर लगा देती है। फिर क्या करें ऐसी स्थिति में? नहीं, देखिए ऐसा नहीं। देखिए, अगर सच एक बार मैं के शर्मा जी, सच कभी जीतेगा नहीं जी भाई। सच अगर एक बार हार गया तो इसका मतलब यह नहीं कि सच नहीं जीतेगा भाई। क्या भारतीय जनता पार्टी 10 साल सरकार से बाहर नहीं रही? उत्तर प्रदेश में क्या 15 साल ये लोग सरकार से बाहर नहीं रहे? क्या दोबारा नहीं जीते? ये हार जीत जनता को तय करना है। मुझे लगता है जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, सारी चीजों से परेशान है। जनता बदलाव चाहती, देश बदलाव। वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, के शर्मा जी इस पर जवाब देंगे। क्रेडिबिलिटी का सवाल है, विश्वसनीयता की बात है, विश्वास किस पर कौन कितना ज्यादा कर रहा है। क्या विपक्ष 2024 में मोदी को 100 से कम सीटों पर समेट देगा? नीतीश कुमार फॉर्मूला सुझा रहे हैं, शशि थरूर के अपने फॉर्मूले हैं और विपक्षी एकता की बात एक बार फिर से होने लगी है। कुरुक्षेत्र में इसी पर बहस चल रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। के शर्मा जी, आप जवाब देना चाह रहे थे। मेरा सवाल आपसे वही है कि अगर विपक्ष साथ में आ गया तो क्या बीजेपी को स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी? एक बड़ी चुनौती सामने रहेगी। के शर्मा जी, देखिए, मैं पहले जो है समाजवादी प्रवक्ता के जो अभी कह रहे थे मैं उसका जवाब दे देता हूं। 3.5 करोड़ जो है विवेक जी पक्के मकान बनाकर गरीबों को दिया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। 11 करोड़ शौचालय बने, 9 करोड़ से ज्यादा जो है निःशुल्क जो है लोगों को सिलेंडर वितरित हुआ जी। 80 करोड़ लोगों तक जो है निःशुल्क अनाज पहुंचा रहे हैं। मैं एक लंबी फहरिस्त गिना सकता हूं कि कितने बुनियादी परिवर्तन, कितने सड़कें बनी, कितना एयरपोर्ट बने, कितने मेडिकल कॉलेज बने, कितना ये सारी सरकार ने किया। इसके कारण से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की विश्वसनीयता है। आपकी विश्वसनीयता इसलिए कटघरे में एक बार नहीं सुनील जी, 4 बार चुनाव हार चुके हैं आप। 2 लोकसभा हार गए, 2 विधानसभा हार गए, और इसीलिए हार गए क्योंकि आपने जो 5 साल का शासन किया था उसमें आप विश्वसनीयता नहीं, गुंडागिर्दी, टैक्स वसूलते रहे, और आज भी वही काम कर रहे हैं। रामचरितमानस फाड़ के फेंक रहे हैं, आग लगा रहे हैं। ये काम आपके पास रह गया है। आपके पास ये टीवी में बोलने के लिए महंगाई और ये जमीन के लिए तो आप रामायण की चौपाई फाड़ रहे हैं और आग लगा रहे हैं। इसलिए इसका जवाब लूंगा। बात क्रेडिबिलिटी की हो रही है। ज्ञान मत दीजिए आप, आपको ठीक है, एक करके बात क्रेडिबिलिटी की हो रही है। अजय आलोक जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद अभिषेक जी आपके पास आ रहा हूं। हाँ, सुन लीजिए। अजय आलोक जी, बात क्रेडिबिलिटी की हो रही है। आ रहा हूं, के शर्मा जी आ रहा हूं, बात पूरी कर लूं। उत्तर प्रदेश में अपना काम एक गिना दो आप। ठीक है सुनील जी, एक करके। अजय आलोक जी, बात विश्वसनीयता की हो रही है, क्रेडिबिलिटी की हो रही है। क्या विपक्ष की क्रेडिबिलिटी कटघरे में है, इसलिए विपक्षी एकता की बात जब भी होती है तो लोग इसे सीरियसली नहीं लेते, या इस बार सीरियसली लिया जाएगा? अच्छा, कब विपक्षी एकता नहीं हुई है? ऐसे बात कर लीजिए, विपक्षी एकता कब नहीं हुई है जी? आप बताइए। पिछले बार यूपी में बहन जी और अखिलेश मिलकर नहीं लड़े थे? क्या विधानसभा चुनाव मिलकर नहीं लड़ा गया था? इसी बार 19 में नहीं लड़ा गया ना, 17 में तो मिलकर लड़ा था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने। कब राजद का कांग्रेस से अलायंस नहीं रहा है बिहार में? तो विपक्षी एकता तो हमेशा रही है, उसमें लोग जीतते रहे। तो बात यहाँ पे क्रेडिबिलिटी, तो साफ बात है कि क्रेडिबिलिटी की इसलिए हो जाती है क्योंकि आप जब कोई बात फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते हैं, क्या ये सही बात नहीं? आज जिस सीपीआई माले की रैली में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों शामिल हुए थे,
अभिषेक बताएंगे, अभिषेक को भी याद होगा और हमारे कांग्रेस के मित्र को भी याद होगा। इसी माले को लालू यादव की पार्टी कहती थी गला कटवा पार्टी है, गला कटवा पार्टी है। इसी माले के जब 12 एमएलए इस बार जीत के आ गए तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे नीतीश जी ने नहीं कहा था कि माले के भी 12 सदस्य जीत के आ गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे जरा अच्छी तरह से निगाह रखनी पड़ेगी। उस वक्त बीजेपी के साथ थे। तो क्रेडिबिलिटी तो इसी तरह से डिस्ट्रॉय होती है ना, क्रेडिबिलिटी तो इसी तरह से डिस्ट्रॉय होती है। आज बात है कि देश को एक नेतृत्व देने का जब चुनाव होगा 24 में, तो लोग देखेंगे। हमारे यहाँ कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को लोग देखते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अपने समय में पर्सनालिटी और पर्सना वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसी व्यक्ति के अराउंड चुनाव सीमित हो जाती है। आप देखिए, याद कीजिए, इंदिरा गांधी थी तो उनके खिलाफ उनके सराउंड होता था चुनाव, राजीव गांधी के सराउंड में चुनाव होता था, उसी के बाद वाजपेयी जी आए तो उनके सराउंडिंग में चुनाव होने लगे। मनमोहन सिंह कभी फ्रंट में नहीं रहते थे, लेकिन चुनाव सोनिया गांधी के इर्द गिर्द होता था। आज भी चुनाव हमें मानने में बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है कि चुनाव मोदी जी और राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही होगा, और जिसको घूमना है इन्हीं दोनों के बीच में घूमेंगे। अब यह बात है कि राहुल गांधी को आज के डेट में कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी क्राइसिस बाकी विपक्षी दल कर रहा है कि कोई उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस की विश्वसनीयता का सवाल है और किसी की नहीं। लेकिन एक और सवाल है अजय आलोक जी आपसे मेरा कि मोदी को हटाना विपक्षियों का एकमात्र मकसद क्यों रह गया है? इसके पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं, लेकिन इसका और कोई रीजन हो सकता है क्या, ये भी समझना चाहूंगा। आप देखिए कि आपने कहा कि बिहार में जेडीयू अगर माले के साथ गठबंधन करने को तैयार है, साथ आने को तैयार है कि हम 2024 का लोकसभा चुनाव साथ लड़ लेंगे क्योंकि सिर्फ मोदी को हराना है। इसके अलावा आप देखिए कि एसपी और कांग्रेस का अलायंस भी दोनों करने के लिए तैयार दिख रहे हैं, पूरे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये क्यों जरूरी है विपक्ष के लिए? मोदी को पहले हटाओ, उसके बाद में देखेंगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा। देखिए, जब अपने अस्तित्व पे सवाल आता है तो स्वाभाविक है सब कोई छटपटाएगा। सबके अस्तित्व पे खतरा है। आज सब कोई बीजेपी से ही लड़ रहे हैं अपने राज्यों में, चाहे वो केसीआर हो, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो नीतीश और लालू जी की जोड़ी हो, चाहे ममता बनर्जी हो। सब कोई तो लड़ाई तो बीजेपी से ही है। दिल्ली में चाहे अरविंद केजरीवाल हो, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी हो, सब लड़ तो बीजेपी से ही रहे और सबके अस्तित्व पे सवाल है। दूसरी बात की परिवारवाद जो खत्म हो रहा है, जो नई पौध परिवारवाद की आ रही है वो खत्म हो रही है, तो आगे अगले को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, ये तमाम सवाल हैं। तो लोग की अपनी अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, कोई जनता या देश के लिए नहीं लड़ रहा है। इन सब पे अस्तित्व पे खतरा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पैदा कर रही है, तो स्वाभाविक है वो तो लड़ेंगे ही। अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी को हटाना कैसे है। तो आज भी मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि ये प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार की बात तब आती है जब किसी तरीके से ये लोग बीजेपी को 272 से नीचे जाने से रोक लेंगे, जो कि आज के वर्तमान परिदृश्य में ऐसा दिखता नहीं है। अगर ये रोक सके तब ये बैठेंगे, भानुमति का कुनबा तब जुड़ेगा, तब कोई नेता कंसेंसस में निकल गया तो निकल गया। फिलहाल ये प्री पोल अलायंस कहीं कहीं किसी राज्यों में हो जाए तो हो जाए, एक राष्ट्रीय स्तर पे असंभव है। बिल्कुल, मैं इसका जवाब अभिषेक जी से ले लेता हूं। अभिषेक जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक जी कह रहे हैं जिस माले को आप दिन रात पानी पी पी कर कोसते थे, आप उसके साथ अलायंस करने को तैयार हैं। आरजेडी के साथ आपने अलायंस किया, जिस आरजेडी से के विचारधारा और जो दलितों और पिछड़ों के विकास के नाम को लेकर नीतीश जी ने अलग पार्टी बनाई, उसके बाद उनके साथ हो लिए। तो सिर्फ मोदी को रोकने के लिए इतनी सारे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ती है, तो इसमें लोकतंत्र कहां बचा? नहीं, इसमें सिर्फ मोदी को रोकने जैसी बात नहीं होती है। हमने किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जहां राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमारी विचारधारा मिलती है और भाजपा के हम साथ भी रहे इतने वर्षों तक, लेकिन उसके बावजूद हमारी विचारधारा, पार्टी की सोच अलग भी रही है। यहाँ मेन मकसद क्या है? मकसद ये है, आप क्रेडिबिलिटी की चर्चा हो रही थी, मैं सुन रहा था। क्रेडिबिलिटी क्या होती है? देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, दूसरी बार देश की जनता ने अपार बहुमत के साथ मौका दिया। किस उम्मीद में मौका दिया? इस उम्मीद में मौका दिया कि आपने जो वादे किए, आपने कहा कि आप बेरोजगारी दूर करने वाले हैं, आपने कहा कि आप लोगों को 15 लाख रुपए सबके खाते में आप देंगे, आपने और बड़े बड़े वादे किए, किसानों की आय दुगनी करने की बात की। रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है। बिहार जैसे राज्यों के साथ आपने पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार किया। इन मुद्दों पर हमारा आपसे विरोध है, कोई व्यक्तिगत विरोध तो है नहीं। और देश के स्तर पर विपक्ष के सभी लोग एकजुट होंगे, अपने आप फॉर्मूला निकलकर सामने आ जाएगा जब हर प्रदेश से भाजपा की सीटें, एनडीए की सीटें घटनी शुरू हो जाएंगी। एकजुटता और विश्वसनीयता की बात करें अभिषेक, बिहार में खबर तो ये चल रही है कि आरजेडी आपसे पीछा छुड़ाना चाहती है। क्या इस बात में सच्चाई नहीं है? नहीं, ये सब
अच्छा, आरजेडी के शीर्ष नेता कौन है? लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी? आप लोग हमेशा उनका बयान चलाते हैं। उनके बयानों में साफ तौर पर यही है कि महागठबंधन के नेता बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ऐसी बातें दोहराई जाती हैं, उसके बाद भी भ्रामक खबरें चलाने वाले लोग चला सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ऐसी खबरों को आप जैसे प्रतिष्ठित चैनलों को तवज्जो देने की जरूरत। मैं तो कह रहा हूं बिहार में ऐसी खबर चल रही है, मैं तो ये नहीं बोल रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं बिहार में ऐसी खबरें चल रही है, हवा गर्म है, इस पर भी तो सवाल होगा। ये खबरें मिथ्यापूर्ण है जी, ये खबरें मिथ्यापूर्ण हैं। भाजपा के लोगों की बेचैनी, आप उनके नेताओं प्रवक्ताओं के बयान को सुन लीजिए। अभी 2 दिन पहले आपके नेता नीतीश कुमार कह रहे थे कि भाई कांग्रेस के लिए एक आध कैबिनेट सीट बचा है, बहुत ज्यादा जगह है नहीं, इसलिए कांग्रेस को बहुत दे नहीं सकते। बिहार के कैबिनेट में जहां आपकी सरकार है वहां आप एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं, आप फॉर्मूला 2024 का देते हैं। मैं इस पर जवाब लूंगा अजय उपाध्याय जी से, आप पहले जवाब दे दीजिए। छोटा सा जल्दी से। नहीं किया विवेक जी, कैसे एडजस्ट नहीं किया? एकदम एडजस्ट किया है। कांग्रेस के साथियों का सम्मान है, हर घटक दल का सम्मान है। हम इस बात में विश्वास नहीं रखते हैं। तेजस्वी यादव जी ने गठबंधन के अंदर की बातों को कहा है और वो हमारे अंदर की चीजें हैं। ठीक है अजय उपाध्याय जी, एक एक सीट पर पेच फंसा हुआ बिहार में, और फिर नीतीश कुमार फॉर्मूला देंगे कि भाई बीजेपी को 100 से अंदर समेट देंगे हम। अजय जी, देखिए बिहार की राजनीति में जो भी चीजें हैं वो जल्दी सॉल्व भी हो जाएगी, और निश्चित तौर पे मुझे लगता है सभी पार्टियों मतलब को पेच फंसा हुआ है, मिला है, और जो कमी है वो भी मिलेगी। नहीं, कोई पेच अजय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे दहलीज पर है, सवाल तो यही, आप कह रहे हैं बहुत जल्दी सॉल्व हो अपनी बात जाएगा, और आप मुस्कुराते भी हैं। मैं कह रहा हूं 2024 दहलीज पर है, मेरी बात तो, और मामला फंसा हुआ है विधानसभा बिहार कैबिनेट में। नहीं, कोई मामला फंसा नहीं हुआ है। जल्दी उस पर देखिएगा विस्तार होगा, और विस्तार में कांग्रेस को उचित प्रतिनिधित्व जो है और मिलेगा। जहां तक बात विश्वसनीयता का, भी आपने एक बड़ा अच्छा मुद्दा आज उठाया है, मैं उन मुद्दों पर आना चाह रहा था कि विश्वसनीयता के संकट की बात यदि करेंगे तो ये बताइए ना, 2019 के बाद कितने दल जो हैं भाजपा और मोदी जी से दूर हो गए हैं। जेडीयू टीडीपी से पीडीपी तक, केसीआर, अकाली दल, शिवसेना, ये सभी छोड़कर चले गए, और इसमें से कई दल हैं जो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। विश्वसनीयता किसकी ज्यादा और किसकी कम है, ये आकलन इस पे होना चाहिए। हाँ, छवि बिगाड़ने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बीजेपी कह रही है आप लोगों जरूर नेताओं की छवि बिगाड़ने के प्रयास किए गए। शिवसेना के पास ना नाम बचा ना निशान, बीजेपी कह रही है आपका ही किया जा रहा है। तो बड़ा स्ट्रेटेजी थी कि कांग्रेस बनाम बीजेपी हो जाए, तो बड़ा नहीं, तो बड़ा क्लियर हो गया है। विवेक जी, आपने भी देखा है लोकतंत्र पर कितना बड़ा हथौड़ा चलाने के लिए चुनाव आयोग का सदुपयोग हुआ है, और शिवसेना जिसकी पार्टी उसके ही साथ इस तरह से कहीं ना कहीं आत्मघात हुआ है, उसका भी जनता जवाब देगी। और अस्तित्व की संकट की बात भी हमारे अजय भाई ने कही है, 10 सेकंड और दीजिए। अस्तित्व का संकट देखिए इस देश में अब आने वाले समय में एक मोदी जी के मित्र पर होने वाली है, अडानी जी पर। अडानी जी पर कोई बात नहीं कर पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता जरूर कुछ प्रयास करेंगे के शर्मा भी डिपेंड करने का, लेकिन जब बात उस पर आएगी तो ये लोग घबराते हैं, बौखलाते हैं, और बड़े ज्यादा इनको दर्द होता है। और देखिएगा कि बार बार कुछ ना कुछ गलत भाषा का प्रयोग करते हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर। अडानी के मामले पर आपको के शर्मा जी जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है अजय जी। लेकिन बीजेपी ये आरोप भी आप पर लगाती है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, आप जिस भी पार्टी के साथ जाते हैं उस पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं, ना ही कोई पार्टी। नहीं, हमारे साथ तो जो लोग आए हैं मोदी जी को छोड़ कर अब आ रहे हैं, ये मोदी जी को सोचना होगा और भाजपा के साथी को सोचना होगा। के शर्मा जी जवाब दे रहे हैं। के शर्मा जी, टीडीपी तक सब छोड़ गए, केसीआर छोड़ गए, जेडीयू छोड़ गए, सबको तोड़ने का काम किया आपने। और आज ये कांग्रेस आपके साथ जाने को तैयार नहीं। आप जब क्रेडिबिलिटी, उनका सवाल ये, आप जब क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एनडीए के जो भागीदार पार्टियां थी उन लोगों ने आपका साथ छोड़ा। के शर्मा जी, मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के प्रवक्ता को विश्वसनीयता का अर्थ समझ में आता है या नहीं आता है। ये गठबंधन दल है साहब, विश्वसनीयता नेता की जनता के बीच होती है, गठबंधन दलों के बीच नहीं होती है। गठबंधन दलों, आप पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए विवेक जी, 2014 के बाद से यूपीए सरकार के 28 कैबिनेट और राज्य मंत्री, 160 सांसद जो चुनाव लड़े हुए थे, और पार्टी के तमाम आपने धड़े देखे, ये पार्टी छोड़ के बाहर हो गए। राहुल गांधी की विश्वसनीयता इससे समझ में आती है।
इनके पार्टी के अंदर इनकी विश्वसनीयता नहीं, नहीं। फिर बड़े गलत बड़े बोल नेता रहे हैं, गुलाम फिर नबी गलत आजाद, बोल रहे हैं, कैप्टन गलत अमरिंदर बोल से रहे लेके हैं, आरपीएन गलत सिंह से बोल रहे लेके हैं। लोग के चले गए। ये नेतृत्व की विश्वसनीयता है, ये गठबंधन दलों की विश्वसनीयता की जरूरत नहीं है हमें। गठबंधन दल आते हैं अपने हिसाब से जाते हैं और उसमें हमें नहीं मतलब लेना। भारतीय जनता पार्टी तो आपने अपने घोषणा बलबूते कर पर दी कि 3 अब आपको सीट कोई जीत के आ कोई रही है। गठबंधन की इसलिए जरूरत हम नहीं है। आपको एक बार सुन लीजिए, एक बार आप- सोच लीजिए। अरे शर्मा सुन जी, लीजिए, आप शांति रखिए शर्मा ना। जी, और एक आपको प्रश्न भी और पता जोड़ नहीं है लेते कि हैं, हमारे आप अच्छा 12 रहा। अभी गठबंधन दल के एक सदस्य प्रश्न जोड़ हैं। अभी लीजिए। बीच में मत बोलिए। अभिषेक जी, उपाध्याय जी, कम से कम नहीं उपाध्याय जी, कम से कम इतना नॉर्म समझिए। डिबेट करने बैठे हैं ना। ठीक है, जल्दी से। अभी भी भारतीय के शर्मा जनता जी, पार्टी के साथ 12 क्षेत्रीय पार्टियां ऑलरेडी हैं। हाँ, अभी आप सुन लीजिए, 12 क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जी। चाहे तो मैं आपको नाम गिना दूं ऊपर से नीचे तक। लेकिन विश्वसनीयता जी, होती है 28 से जनता 12 के पर आप आ गए हैं। बीच, विश्वसनीयता होती है पार्टी के बीच नेता की। आपके नेतृत्व की विश्वसनीयता तो आपकी पार्टी में नहीं है। आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है दुत्कार जी। कर चले गए। आपको ठीक शर्म है। नहीं आई आपको इसमें? मैं सुनील जी से कमेंट 28 लेने के लिए जा रहा हूं। ठीक कैबिनेट है, मिनिस्टर और ये सुनील निकल जी गए फाइनल, आपके नीचे। सुनील जी यही फाइनल नहीं। कमेंट। एक के शर्मा जी, वक्त एक- सीमित है। एक- के शर्मा जी, एक- के शर्मा जी, वक्त एक- सीमित है, बात आ गई विवेक जी, है। 10 सुनील सेकंड सुनील जी, विवेक मेरा जी, फाइनल विवेक जी, कमेंट आपसे चाहेंगे। विवेक जी, 10 क्या राहुल सेकंड। गांधी के विवेक जी, नेतृत्व में समाजवादी 10 पार्टी, सेकंड। कांग्रेस एक साथ अलायंस करके 2024 का चुनाव लड़ेगी? नहीं, जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ताकतवर पार्टी है तो हम उत्तर प्रदेश में दूसरे के नेतृत्व में कैसे चुनाव लड़ेंगे? यही तो मैं कह रहा था कि देखिए, अगर देश में गठबंधन बनता तो फार्मूला निकलेगा हो गई कि एक- कौन कहां किस तरीके से लड़ेगा, किन मुद्दों पर हमारी सहमति होगी। और हम तो हमेशा ये चाहेंगे जी, कि इस ठीक देश है। को एक समाजवादी विचारधारा का प्रधानमंत्री मिले। जी, ठीक है। अजय आलोक जी, एक आखिरी सवाल, फॉर्मूला क्या होगा? विपक्ष के लिए कह रहे हैं मिलके बैठकर बात करेंगे तो राज्य के हिसाब से फॉर्मूला तय होगा, जो जहां ज्यादा ताकतवर होगा वो इस इलाके का प्रतिनिधित्व करे। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि इस फॉर्मूले पे आप ही खुद बताइए, क्या कांग्रेस तैयार होगी? 2009 में लालू जी ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया क्योंकि वो 4 सीट से ज्यादा नहीं देना चाहते थे। कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया। क्या कांग्रेस तैयार होगी इस बार बिहार में 4 सीट पे लड़ने में? अखिलेश यादव और मायावती सीट बांट लेंगे, यूपी में कहेंगे 5 सीट पे लड़ो। तैयार होगी कांग्रेस? तो ये सब संभव नहीं है। और कोई क्षेत्रीय पार्टी अपनी शक्ति कांग्रेस को नहीं देना चाहती है, ये भी सच्चाई है। इसलिए कांग्रेस को जो करना होगा जी। अपने दम पे करना होगा। फिर मैं कहता हूं, जी, ये पोस्ट पोल का जब रिजल्ट आएगा तब ये लोग अगर 272 के नीचे बीजेपी को रोक सके तभी कुछ संभव है, नहीं तो कुछ नहीं। भानुमति का कुनबा जुड़ेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का कुरुक्षेत्र में हिस्सा लेने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।